हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। बीते लंबे समय से हम कपड़ा उद्योग को या हम कहें वस्त्र उद्योग के अंतर्गत जो निर्यात की व्यवस्था है उसको बढ़ावा दिए जाने की बात सुन रहे हैं नीति निर्माताओं से और सरकार से। इस दिशा में सरकार ने कुछ समय पहले एक योजना के बारे में चर्चा की थी जिसके अंतर्गत मेगा टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाना था और इन पार्क के जरिए जो हमारे देश के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ावा दिए जाने की बात थी। अब आज के समय हमें कुछ नए अपडेट मिले हैं जिसके अंतर्गत इस योजना से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकती हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। टॉपिक है पीएम मित्र योजना कैसे बढ़ावा देगी भारतीय वस्त्र निर्यात को। तो यहाँ पर एक प्रश्न और एक उम्मीद जो भारत सरकार की और भारत के लोगों की है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारत के अंतर्गत जो वस्त्रों का उत्पादन है उसके निर्यात को कैसे बढ़ावा देंगे, जहां पर पीएम मित्र योजना एक बूस्टर के रूप में कार्य कर सकती है, इंटीग्रेट कर सकती है चीज़ों को जो इधर-उधर बिखरी हुई है और हम किस तरीके से अपनी लागत को कम कर पाएँगे, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें जानने को मिलता है। तो विल मेगा टेक्सटाइल पार्क्स हेल्प बूस्ट द सेक्टर? क्या मेगा टेक्सटाइल पार्क जो सेक्टर है, क्षेत्र है, उसको बढ़ावा दे पाएगा? इस विषय में चर्चा है। तो इसकी चर्चा करते हुए समझेंगे इस योजना के बारे में, इसका कार्यान्वयन कैसे हो रहा है, किन किन राज्यों के अंतर्गत इस तरह के पार्क की स्थापना की जानी है, इस योजना का क्या महत्व है, इसका एमएसएमई पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, एमएसएमई इस क्षेत्र को कितना कवर करता है। एमएसएमई का मतलब आप जानते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। निष्कर्ष क्या हो सकता है और एक प्रश्न जो कि विगत वर्ष में एक इसी तरह का प्रश्न पूछा गया है प्रीलिम्स में, तो हम आज उसको सॉल्व करेंगे। यह विषय जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 दोनों ही स्तर पर जुड़ेगा। सरकारी नीतियां और रोजगार जैसे विषय, आर्थिक विकास जैसे विषय और भारत का निर्यात और आयात दोनों ही चीज़ों से जुड़ जाएगा। तो सरकार ने कुछ समय पहले यानी मार्च के ही महीने में बीती 17 तारीख को एक घोषणा की थी जहां सरकार ने कहा है कि वो पहले चरण में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना करने जा रहे हैं। इन पार्कों की स्थापना करने के लिए जो बजट है वो 4,445 करोड़ रुपए का रखा गया है और ये जो निर्माण कार्य होना है, इन पार्कों की स्थापना होनी है, ये पीएम मित्र योजना के तहत की जाएगी। पीएम मित्र का क्या मतलब हुआ? यहाँ पर MITRA, इसका मतलब है पीएम से प्रधानमंत्री कह सकते हैं, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। ये हम कह सकते हैं कि MITRA का जो शॉर्ट फॉर्म है वो मित्र है और बाकी उसका ये फुल फॉर्म है। तो इसके तहत बड़े पैमाने पर जो टेक्सटाइल पार्क हैं इसकी अधिसूचना जारी हुई थी अक्टूबर 2021 में, जानकारी मिली थी। हालांकि बजट उसके लिए बहुत ज़्यादा आवंटित नहीं किया गया था। अब जाकर के इसके बारे में जो बजट है उसकी जानकारी है और कुछ 200 करोड़ के आसपास का जो इस बार का वित्तीय वर्ष है उसके लिए बजट आवंटन किया गया है और 2027 तक फिर हम इस परियोजना को आगे बढ़ता हुआ देख रहे होंगे। मतलब कि 2027 तक हम इसके लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर आगे बढ़े होंगे। अब किस किस राज्यों में इसकी स्थापना की जानी है? जो 7 टेक्सटाइल पार्क हैं इसमें तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इनको आप याद कर सकते हैं, कहीं पर लिख लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए, या फिर एक मैप लेकर के सबसे अच्छा तरीका है मैप में इनको टिक कर लीजिए या फिर लिख लीजिए कि यहाँ यहाँ पर जो टेक्सटाइल पार्क हैं वो स्थापित किए जाएंगे। अब इस योजना की एक बार बेसिक जानकारी को समझें। पीएम मित्र योजना कह रहे हैं और पीएम मित्र के अंतर्गत जो पार्क है, जो मेगा टेक्सटाइल पार्क है, उनकी स्थापना की जाएगी पीपीपी मॉडल के अंतर्गत, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, जहां पर सरकारी और निजी भागीदारी दोनों ही मिलकर के किसी योजना को चलाते हैं। तो एक तरीका से इसके अंतर्गत एक एसपीवी का गठन किया जाएगा, स्पेशल पर्पस व्हीकल, एक तरह से कंपनी है जिसके अंतर्गत इसकी स्थापना विशेष रूप से की जाती है, विशेष तरीकों के लिए और कुछ स्पेशल चीज़ों के लिए। जैसे हम कहें मेगा टेक्सटाइल पार्क है, उनकी स्थापना की जानी है, तो एसपीवी का गठन होगा जो इनके निर्माण कार्यों को देखेगा और इसका पर्पस समाप्त हो जाने के बाद फिर इस व्यवस्था को हटा दिया जाता है। ये भी इसकी एक खास बात है। तो इसका जो स्वामित्व है केंद्र और राज्य सरकार के पास होगा और जो भी यहाँ पर टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे उनको मित्र पार्क भी कह रहे हैं। वहाँ पर इंक्यूबेशन सेंटर्स की व्यवस्था होगी, प्रोसेसिंग हाउस होगा एक बड़ा कॉमन, इसके अलावा एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगे होंगे, कुछ और भी सुविधाएं होंगी जैसे डिज़ाइन सेंटर, टेस्टिंग सेंटर्स और बहुत सारी चीज़ें जो कपड़ा उद्योग में जो उसके उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जो एसपीवी की बात है वो केंद्र और राज्य सरकार के स्वामित्व वाली एक एसपीवी की व्यवस्था की जाएगी या गठन किया जाएगा
इसमें राज्य सरकारों को 51% और केंद्र सरकार को 49% इसकी भागीदारी दी जाएगी। प्रत्येक पार्क के लिए एक एसपीवी स्थापित किया जाएगा जो इसके देखरेख को और इस परियोजना के कार्यान्वयन को मॉनिटर करेगा। इसके अलावा विकास के लिए पूंजी सहायता भी दी जा रही है। कपड़ा मंत्रालय इन एसपीवी को प्रति पार्क 500 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता मुहैया कराएगा। इसी में जो कार्यान्वयन है उसमें प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन सहायता भी दी जाएगी। इसके अंतर्गत इकाइयों को प्रति पार्क 300 करोड़ रुपए तक का CIS भी मिलेगा ताकि जो कार्यान्वयन है वो कहीं तेजी से किया जा सके। और ऐसा ही नहीं है, क्योंकि कपड़ा निर्माण से संबंधित कुछ अन्य योजनाएं भी पहले से चल रही थी जो इस निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ावा देना चाहती हैं। तो उन योजनाओं का क्या होगा? तो इनको उनसे भी जोड़ दिया जाएगा अतिरिक्त प्रोत्साहन के लिए। जो बाकी की योजनाएं चल रही हैं उनसे जुड़ेंगी। इस योजना का क्या महत्व हो सकता है, किस तरह से हमें इस योजना को देखना है? एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत मैन्युफैक्चरर्स को बढ़ावा मिल रहा है। इससे सबसे बड़ी जो एक लाभ होने वाला है वो है लॉजिस्टिक्स की जो लागत है उसमें कमी आएगी। लॉजिस्टिक्स यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी चीज़ को ले जाना, उसका परिवहन, परिवहन के अलावा उसका रखरखाव, मेंटेनेंस, बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल हो जाती हैं। तो कपड़ा क्षेत्र की जो वैल्यू चेन है उसको हम कहीं ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बना सकेंगे, क्योंकि वैल्यू चेन में एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाने में, इसके अलावा जो प्रोडक्शन है उसको अलग अलग चरणों में किया जाता है, तो वहाँ पर जो लाभ है वो मिल जाएगा। क्योंकि अभी के समय हमें दिखाई देता है कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अभी जो हमारे पास लॉजिस्टिक्स की लागत है वो काफ़ी ज़्यादा आती है। तो हमारे जो निर्यात हैं वो ज़्यादा प्रतिस्पर्धी नहीं हो पाते अन्य देशों की तुलना में। ठीक, इसके अलावा रोजगार को लेकर के भी बात है कि रोजगार का सृजन होगा। लगभग 70,000 करोड़ रुपए का यहाँ निवेश होगा, जिससे लगभग 20 लाख लोगों के लिए रोजगार का सृजन होगा, ऐसा सरकार का मानना है। इसके अलावा जो एफडीआई है, एफडीआई में भी वृद्धि होगी और ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई हम इस सेक्टर में आकर्षित कर पाएंगे। चलिए, अब एमएसएमई पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? पहली बात तो ये समझ लें कि एमएसएमई जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस हैं वो कितना इसको, इस क्षेत्र को लेकर के चलते हैं। क्योंकि कपड़ा जो उत्पादन है या कपड़े का निर्माण है उसमें लगभग 80% वस्त्रों और परिधानों पर एमएसएमईज का नियंत्रण है। नियंत्रण है का सेंस कहें तो एक तरीके से इनके अंतर्गत इनका निर्माण कार्य होता है। और भारत की जो कपड़ा इकाइयां हैं वो कपास पर आधारित है, ये भी एक बड़ी बात है। ऐसे में हमारे पास कितना निवेश आ पाएगा, ये एक बड़ा प्रश्न होता है कि मिश्रित इसको लेकर के राय है लोगों की, इस क्षेत्र में कितना निवेश आएगा। इसके अलावा जो चुनौतियां हैं उनमें भू राजनीतिक स्थिति भी है। दूसरा, जो विदेशी खरीदार हैं वो चाहते हैं कि वो उन देशों से चीज़ों को खरीदें या बनवाएं जो उन्हें कहीं ज़्यादा सस्ते पड़ रहे हैं। ऐसे में चीन या कुछ अन्य देशों की ओर भी उनका रुझान रहता है। वो अन्य सोर्सिंग विकल्प भी देखते हैं, जैसे कि बांग्लादेश हो सकता है या फिर कुछ और ऐसा क्षेत्र जहाँ पर लेबर की व्यवस्था ज़्यादा हो और जो उनका निर्माण कार्य है वो कहीं सस्ते में हो जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य प्रतिस्पर्धी हो और जो उत्पादन की इकाइयाँ हों वो ज़्यादा से ज़्यादा स्थायी हों, तो उनको ही जो निवेशक हैं या विदेशी खरीदार हैं वो प्राथमिकता देते हैं। तो इसमें जो बड़े व्यापारी हैं वो एक वर्टिकल चेन से जुड़े हुए होते हैं। ऐसे में उनको जो भी उत्पादन है, उत्पादन इकाइयाँ लगाने में और पूरी सप्लाई तक पहुँचने में और निर्यात करने में आसानी होती है और कहीं लागत कम आती है। ऐसे में जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे कारोबारी हैं, उनको यहाँ पर समस्या आती है क्योंकि वो इस तरह की किसी चेन से नहीं जुड़े, एक इंडिविजुअल तरीके से काम कर रहे हैं। ऐसे में एमएसएमई के जो निर्यातक हैं उनको एकीकृत और बड़ी सुविधाओं की आवश्यकता है, जहाँ पर ये मेगा टेक्सटाइल पार्क उनकी इन आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। और चूंकि सरकार से फंडिंग यहाँ पर मिलने वाली है, ऐसे में इनको और ज़्यादा लाभ होगा। अब भारत का जो वस्त्र उद्योग है कितना है, अभी कितना हम निर्यात कर रहे हैं, कहाँ पर है वैश्विक स्थितियों में? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है जो वस्त्र उद्योग है। कुल जीडीपी का लगभग 2% के आसपास है। और अगर आप विनिर्माण क्षेत्र में देखते हैं तो विनिर्माण क्षेत्र के जीडीपी में 12% से अधिक के लिए ये उत्तरदायी है। टेक्सटाइल सेक्टर में फाइबर से लेकर रेडीमेड गारमेंट्स तक की एक डाइवर्सिफाई वैल्यू चेन है। इसलिए ये जो व्यापार है या व्यवसाय है अपने आप में बहुत बड़ा है और बहुत डाइवर्स है। इसमें अलग अलग स्तर पर छोटे से लेकर के बड़े कारोबारी तक शामिल होते हैं। इसकी क्षमता को अगर हम आके तो भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता क्षेत्र है। लगभग 45 मिलियन लोगों को ये प्रत्यक्ष रोजगार देता है और अगर हम अप्रत्यक्ष देखें तो लगभग 60 मिलियन लोगों को
अप्रत्यक्ष रूप से जो उससे जुड़ी हुई गतिविधियां हैं उसके माध्यम से रोजगार प्राप्त होता है। इसके अलावा भारत विश्व में वस्त्र और परिधान का 6वां सबसे बड़ा निर्यातक है। इस बात को भी याद रखिए कि हम विश्व के स्तर पर 6ठे सबसे बड़े निर्यातक हैं और वैश्विक व्यापार में लगभग 4 से 5% की हमारी हिस्सेदारी है। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2012 में देखेंगे तो भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात, इसमें हस्तशिल्प भी शामिल है, लगभग 44.4 बिलियन डॉलर के आसपास था। यानी हम कहें इसमें 41% की वृद्धि हुई है। आज के समय हम लगभग 100 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच रहे हैं और हमें इसे 2030 तक 250 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है, जो हमारा लक्ष्य है। इसके अलावा जो भारत का टेक्सटाइल सेक्टर है उसमें नियोजित कर्मचारियों की संख्या लगभग 4.5 करोड़ है। इसमें हथकरघा श्रमिकों को अगर आप देखेंगे तो 35.22 लाख के आसपास जो श्रमिक हैं इसमें कार्य करते हैं। तो एक ये योजना है जो इस क्षेत्र में बढ़ावा देने पर कार्य कर रही है। इसके अलावा सरकार की कुछ अन्य योजनाएं भी चल रही हैं जो इस दिशा में कार्यरत है, जैसे कि पहला संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना। इसमें कई तरह की चीजें ऐसी भी है क्योंकि वस्त्र निर्माण के अंतर्गत जो इकाइयां लगी हैं वो पुरानी तकनीक और पुरानी मशीन्स का भी इस्तेमाल करती हैं। तो कई मशीन्स ऐसी हैं जो आज के समय में आउटडेटेड हैं, ऐसे में हमें उनको भी हटाना है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करना है ताकि समय कम लगे, वो ज़्यादा एफिशिएंट हो, जल्दी कार्य कर सकेंगी और लागत कम आएगी। इसके अलावा एकीकृत वस्त्र पार्क योजना, समर्थ योजना, पावरटेक्स इंडिया, रेशम समग्र योजना, जूट आई केयर और राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन, ये कुछ उन प्रमुख योजनाओं के नाम हैं जो इस क्षेत्र से संबंधित हैं। चलिए अब देखते हैं आज का प्रश्न क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये यूपीएससी 2020 का सिविल सर्विस एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। पहला स्टेटमेंट है, पिछले दशक में भारत श्रीलंका व्यापार के मूल्य में सतत वृद्धि हुई है। दूसरा, भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में कपड़े और कपड़े से बनी चीजों का व्यापार प्रमुख है। और तीसरा, पिछले 5 वर्षों में दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार नेपाल रहा है। अब अगर आप इकोनॉमी वाला सेक्शन फॉलो कर रहे होंगे तो उसमें हमने इस प्रश्न को एक बार सॉल्व किया है। अगर नहीं देख रहे हैं तो उसको भी जाकर के देखिए, वो पीटी रिवीजन सीरीज के अंतर्गत कवर किया गया है। इसका भी अगर उत्तर देखेंगे तो इसका है ऑप्शन बी में इसका आंसर है। ये वाला ही केवल कथन सही है क्योंकि ऊपर दिया हुआ है कि सतत वृद्धि हुई है, अपने आप में थोड़ा एक्सट्रीम सा है। सतत वृद्धि एक लंबे समय में, 1 दशक की बात कर रहा है। यहाँ पिछले 5 वर्षों में दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार नेपाल रहा है, तो थोड़ा सा डाउट होना चाहिए। बाकी अगर आपको पता था तो इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा। तो इस पूरे सेक्शन को आप एक बार तथ्यात्मक रूप से भी देख सकते हैं और इस पर कोई प्रश्न मेंस में भी लिखने के लिए आ सकता है, तो उस हिसाब से भी आप इस टॉपिक को कंप्लीट कीजिएगा। अपने आप में महत्वपूर्ण है, एमएसएमई सेक्टर से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, इसका पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले सेशन में। शुक्रिया।